अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। अब 7th क्वेश्चन में क्या है? 7th क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है। ये क्या दे रखा है? एफ एंड जी हमें दे रखा है, आर टू आर डिफाइन है, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू ये दे रखा है हमें एक्स प्लस वन, जी एक्स दे रखा है 2x माइनस 3, और ये कह रहा है भैया ये हमें फाइंड करके देना एफ प्लस जी एफ माइनस। इतना सिंपल क्वेश्चन है बेटा, ये तो आपका होमवर्क होना चाहिए वैसे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कर लेते हैं इसको भी किस तरीके से करना है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी, ठीक है ना, यहाँ पे लिख देना वी नो दैट, ठीक। क्या था? एफ प्लस जी हमें इस तरीके से दे रखा हुआ था बेटा, हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है। और एफ एक्स बेटा आपका क्या गिवन है? यहाँ पे दे रखा है एक्स प्लस वन, ठीक, एक्स प्लस वन, ये भी हमने बहुत डिटेल में समझा था। और यहाँ पे क्या दे रखा है? 2x माइनस 3, ठीक है जी। इसको सोल्व करते रहना अपने, फर्स्ट पार्ट इसका हो गया, ठीक। सेकंड कुछ भी नहीं है बेटा इस वाले क्वेश्चन में। f माइनस जी में क्या बताया था मैंने? f माइनस जी में आपको ये बताया था, ठीक। इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स माइनस जी एक्स, ठीक। तो क्या आ गया बेटा हमारे पास यहाँ पे? एक्स प्लस वन माइनस 2x माइनस 3, ठीक। थर्ड पार्ट पे आ जाओ, f डिवाइडेड बाय g, ये क्या था? तो इस केस में हम क्या करेंगे? ये हमें पता है, इस तरीके से हमें दे रखा है, तो हम एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लिख सकते हैं। हाँ जी सर, ये सब हमने यहाँ पे समझा था, ठीक है। एफ एक्स कितना हुआ? एक्स प्लस वन, ठीक है ना, और 2x माइनस 3। एक चीज़ का हमेशा आपको इसमें ध्यान रखना, ये आपने यहाँ पे लिख तो दिया, एक यहाँ पे लिखना ये मत भूलना कि जो ये है 2x माइनस 3 जो है आपका नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन लिखना मत भूलना, हो सकता है आप ये लिखना भूल जाओ तो आपका आधा नंबर कट जाए, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, इसे भी फटाफट कॉपी करो। अब बेटा 8th क्वेश्चन देखते हैं। ये 8th क्वेश्चन तो मैं कह रहा हूँ इतना सिंपल क्वेश्चन है, ये पता नहीं मिसलिनियस एक्सरसाइज में क्यों दिया गया। इसमें बोल रहे हैं भाई लेट एफ, ठीक है, ये ऑर्डर्ड पेयर दिए गए, बी अ फंक्शन फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a एंड b, डिटरमाइन a और b। आपको करना है a और b की वैल्यू देनी है, और यहाँ पे आपको ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, ठीक। इसको कैसे करना है? इसको आपको कैसे करना है? यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है? सॉल्यूशन में लिखना है। सॉल्यूशन क्या लिखोगे? सबसे पहले एक चीज बताओ, ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? उनको डोमेन बोल सकते हैं। हाँ सर, वो डोमेन होते हैं। और जो सेकंड एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं? रेंज होते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है कि वी नो दैट, कि हम जानते हैं, हमें नॉलेज है, वी नो दैट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर is a domain and second element क्या बेटा? second element is a range, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल हम लिख सकते हैं। therefore, ठीक है ना, therefore we can write, हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं x, और यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यूज क्या है, ठीक। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 1 2 1 2, x क्या होता है? हमारा डोमेन होता है, एफ एक्स क्या होता है? रेंज होता है, ये आपको समझाया। तो x की वैल्यूज क्या होगी बेटा? 1 2 0 माइनस 1, ठीक, 0 माइनस 1, ठीक। अगर आप 1 रखते हो तो आपके पास क्या आता है बेटा? एफ एक्स सर 1 आता है। 2 रखते हो तो बेटा 3 आता है, ठीक है। उसके बाद 0 रखते हो तो -1 आ रहा है, और -1 रखते हो तो -3 आपके पास आ रहा है। ये हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक। हाँ जी, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या है? हमें गिवन क्या है? हमें गिवन यहाँ पे है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमें यहाँ पे क्या है? गिवन है। आप एक काम करो, इसमें 1 पुट करो, ठीक। अगर आप इसमें 1 पुट करते हो बेटा तो क्या आएगा? x की वैल्यू 1 पुट करते हो, a प्लस बी आ जाएगा यहाँ पे। जी सर, a प्लस बी आ जाएगा। तो एफ एक्स जब आपका x 1 है तो उस केस में बेटा एफ एक्स क्या है? सर एफ एक्स भी हमारा 1 है, तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं 1 इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो। इसका रीज़न क्या है कि जो f1 है
वो हमारे 1 के इक्वल है। ठीक, तो हमारे पास क्या बेटा, ये हमारे पास एक इक्वेशन यहाँ से आ गई। उसके बाद एक काम करो, इसमें अब आप 2 पुट कर दो। ठीक है जी, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पुट किया, हमारे पास आ गया 2a + b हमारे पास यहाँ पे आ गया। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हो तो बेटा fx क्या आता है सर, यहाँ पे हमारे पास 3 आता है। ठीक है जी, तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ 3 2a + b। ठीक, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन आ गई। और इसका रीज़न भी यहाँ पे लिखना है। ठीक है, कि हमें पता है कि f2 जो है वो क्या बेटा 3 के इक्वल है। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या करोगे, a + b क्या दे रखा है बेटा, a + b = 1 दे रखा है। हाँ जी, 2a + b = यहाँ पे 3 दे रखा है। इसकी हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या आएगा, -a आया। ठीक, -2 इस केस में मेरे पास आया। तो a की वैल्यू बेटा मेरे पास क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई इस केस में मेरे पास 2। ठीक, अब यहाँ पे b की वैल्यू निकाल लो क्या आएगी। अब यहाँ पे आ जाएगी बेटा b की वैल्यू 1 - 2 करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे -1। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये कॉपी करो जल्दी आप। बेटा कर लिया कॉपी, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसमें कह रहा भाई लेट r बी अ रिलेशन फ्रॉम n to n डिफाइंड बाय r। ठीक है, ये क्या a और b हमें क्या दे रखे हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं। a और b यहाँ पे दे रखा है भाई बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर से। a = b² होना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर की कंडीशन क्या है कि भाई ये a = b² की फॉर्म में ये ऑर्डर्ड पेयर हमारे होने चाहिए। ठीक, आर द फॉलोइंग ट्रू, ये जो हमें यहाँ पे 3 अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये आप क्या करो, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ठीक, ये बड़ा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट इस पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, क्योंकि हो सकता है आप इसकी प्रेजेंटेशन एग्जाम में ना कर पाओ अगर आपने एग्जाम से पहले इसको रिवाइज नहीं किया तो पहला क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ए और ए बिलोंग्स कर रहा है आर से। अब ये आर क्या है बेटा, ये आर ये है ये रिलेशन। ठीक, ये कह रहा है ए और ए जो ये ऑर्डर्ड पेयर है ये क्या करेगा, इस रिलेशन से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये कह रहा है कि जो ये ए है वो क्या है, वो तो ऊपर भी लिखा है ए जो है नेचुरल नंबर है। कह रहा है आप कोई भी नेचुरल नंबर यहाँ पे ए में रख दो, वो करेगा इस रिलेशन से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एक बार हम चेक करते हैं कि भाई ऐसा हो रहा है। ठीक है जी, चेक करो। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चेक करना है कि जो ये हमारा ए और ए है क्या ये बिलोंग करेगा फॉर ए जो है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ये हमें यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, कोई भी नेचुरल नंबर लेट करना है। आप एक काम करो, इसमें 2 लेट करो। ठीक, लेट ए = 2। ठीक, a = 2 करते तो बेटा ऑर्डर्ड पेयर आपका क्या आ जाता है, ऑर्डर्ड पेयर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है 2 और 2। अब हमें देखना है कि भाई ये इस वाले रिलेशन से बिलोंग करता है कि नहीं करता। ऑर्डर्ड पेयर तो हमारे पास आ गया। तो एज पर गिवन कंडीशन, तो उनकी कंडीशन क्या ऑर्डर्ड पेयर की, एज पर गिवन कंडीशन आप लिख सकते हो बेटा क्या होना चाहिए, एज पर गिवन कंडीशन हमारे पास होना चाहिए a = b²। ठीक है जी, चेक कर लेते हैं। अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे b के प्लेस पे यहाँ पे इन्होंने a लिख दिया। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि a = a², ये बोल रहा है। ठीक है जी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, a की वैल्यू रखो 2। ठीक है जी, तो क्या आ गया मेरे पास, a आ गया 4। तो इनकी गिवन कंडीशन के हिसाब से मेरे पास जो a है वो क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए, और यहाँ पे क्या बेटा ये 2 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 not equal to 4, therefore a और a does not belongs to R for all। ठीक है ना, for all a belongs to n। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे for all क्यों बोला जा रहा है, इस चीज का बड़ा आपको ध्यान रखना है बेटा। इस केस में अगर आप 1 रखो ना 1, ठीक है, तो उस केस में आपकी कंडीशन ये वाली जो है a = b² वाली वो सेटिस्फाई हो जाती है। ये इसमें इक्वल आ गया अगर आप देखो तो। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी नेचुरल नंबर्स के लिए ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, वो आप बताओ। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, हमने 2 के लिए चेक किया तो ऐसा नहीं हो रहा, बस 1 के लिए ही ये पॉसिबल है। ठीक,
अब सेकंड पार्ट इसका हम देखते हैं, सेकंड पार्ट में ये क्या पूछ रहा है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब ये कह रहा है कि ए और बी बिलोंग्स कर रहे हैं भाई इस रिलेशन से, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर ए और बी इस रिलेशन से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब ये हो बी और ए भी क्या होंगे, इस रिलेशन से बिलोंग करेंगे। एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप एक काम करो, लेट कर लो, लेट b इज इक्वल टू 2, b यहाँ पे मैंने 2 मान लिया, ठीक। अब एज पर गिवन कंडीशन बेटा क्या होना चाहिए, एज पर गिवन कंडीशन हमारे पास होना चाहिए a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ जी, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर हमारे पास होना चाहिए, ठीक। b मेरे पास 2 है तो बेटा a कितना आ जाएगा, मेरे पास 4 आ जाएगा, ठीक। तो मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गया, मेरे पास यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर आ गया, ठीक है, 4 और यहाँ पे 2 जो कि बिलोंग कर रहा है मेरा यहाँ पे R से, ठीक है ना। इस कंडीशन को सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है जी। अब हम देखते हैं, अब हमें क्या चेक करना है, अब हमें चेक करना है नाउ चेक। अब हमें क्या चेक करना है बेटा, अब हमें चेक करना है क्या 2 और 4, ठीक है, बिलोंग करेगा R से, ये हमें चेक करना है, ठीक। तो गिवन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है हमारे पास इस केस में, अगर मैं कंडीशन यहाँ पे लिखूँ तो बेटा कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर। हाँ जी, ये हमारे पास कंडीशन है, ठीक। अब आप एक काम करो, a की वैल्यू यहाँ पे निकालो। तो बेटा b क्या दे रखा है सर, b तो इस केस में हमें 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर निकाल लो। तो बेटा a क्या आ गया हमारे पास 16 आ गया। हाँ जी, और यहाँ पे बेटा हमें a क्या दे रखा है, यहाँ देखो a तो सर हमें इस केस में 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि 2 जो है, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, 2 जो है नॉट इक्वल टू 14। 2 क्या हुआ बेटा, नॉट इक्वल टू यहाँ पे 14 हुआ, इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर b और a जो होगा डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्लियर हुआ, हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ, ठीक। कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर अब करते हैं थर्ड पार्ट भी इसका देखते हैं। अब देखते हैं बेटा थर्ड पार्ट देखते हैं, ठीक। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा जा रहा है, अब थर्ड पार्ट में देखो ये कह रहा है भाई a और b जो हैं ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, b और c भी क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये हुआ a और c भी इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे, ठीक। ये चेक करना पड़ेगा, ये चेक करते हैं इसको, ठीक है। एक बार अब हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले बेटा क्या है, अब एक देखो हमें जो एग्जाम्पल अपना फ्रेम करना है वो इस तरीके से फ्रेम करना है कि जो ये स्टार्टिंग के 2 ऑर्डर्ड पेयर बने वो क्या करें बेटा, इस रिलेशन को बिलोंग करने चाहिए। इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को फ्रेम करना है, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले मुझे गिवन क्या है, मुझे यहाँ पे बेटा गिवन इन्होंने दे रखा है, गिवन मेरे पास ये है, ठीक। गिवन है कि a और b जो मेरा आए ना वो बिलोंग करे R से, ये तो उसने बोल ही रखा है, ठीक। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ b इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे क्या लेट करूँ, इस एक चीज का आपको ध्यान रखना है। आप b कुछ ऐसा लेट करो क्योंकि आगे जो है b जो है वो a का प्लेस ले लेगा, ठीक। तो b की कंडीशन क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू सी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ रहा है, हाँ सर। आपको b कुछ ऐसा लेना है कि जब b स्क्वायर आप सोल्व करो तो वो आपका इजीली सोल्व हो जाए। अगर आप b इस केस में 4 ले लेते हो तो बेटा c आपका इजीली क्या होगा, 2 यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक। यहाँ पे अगर आप b को 2 लेते हो, 3 लेते हो तो यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर इसका सोल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको इसका एग्जाम्पल यहाँ पे बनाना है, ठीक। तो b क्या करते हैं हम यहाँ पे 4 ले लेते हैं, b हमने 4 ले लिया, ठीक। तो a क्या है मेरा, गिव कंडीशन क्या है मेरे पास कंडीशन ये है कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है ना। ये मेरे पास कंडीशन गिवन है, a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होना चाहिए। तो यहाँ पे b मेरे पास 4 हो गया, a क्या हो गया 16 हो गया, ठीक। तो 16 और जो 4 है वो मेरा क्या हुआ, बिलोंग्स टू R हुआ, बिल्कुल ठीक। अब मैं करता हूँ यहाँ पे कर लेते हैं c निकालते हैं। c क्या आएगा मेरा, c निकालूंगा तो मेरा c आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं गिवन कंडीशन के हिसाब से। गिवन कंडीशन क्या है बेटा मेरे पास, गिवन कंडीशन है मेरे पास a इज इक्वल टू बी स्क्वायर, ठीक है जी। और मुझे क्या निकालना है, ऑर्डर पेयर देखूँ तो बेटा क्या है, b और c है। तो इस केस में मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू सी स्क्वायर होना चाहिए, ये मैं लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो b मुझे कितना दे रखा है, b इस केस में 4 दे रखा है और c मुझे यहाँ पे चाहिए कितना है, तो c बेटा कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर पेयर क्या आ गए, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर क्या आ गए, 4 और 2, ठीक है। 4 और 2 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे आ गए जो कि बिलोंग कर रहे हैं R से, 4 और 2 आ गया, क्लियर, ठीक है जी। अब मुझे चेक करना है, नाउ चेक
नाउ चेक, क्या चेक करना है, क्या ये ए और सी बिलोंग करेंगे आर से, ये हमें चेक करना है। ठीक, तो बेटा ए क्या था सर, ए था इस केस में 16, ठीक है जी, ए 16 था। और बेटा सी क्या है, सी इस केस में सर 2 है। ठीक है, ये मुझे करना है, मुझे चेक करना है। तो ये मेरे पास ए और सी, इसको आप इस तरीके से ना लिख के इसको इस तरीके से लिख लो, ए इज इक्वल टू क्या है, ए 16 है और सी क्या मेरे पास, सी 2 है। ठीक है, एज पर कंडीशन, कंडीशन क्या गिवन थी, कंडीशन मेरे पास यहाँ पे गिवन थी ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक, ए क्या है, ए मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, ए मुझे एक काम करो, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, क्योंकि ए और सी मुझे दे रखे हैं, ए और सी अगर मुझे दे रखे हैं इसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मुझे कंडीशन के हिसाब से मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बी के प्लेस पे क्या बेटा, सी है। ठीक है जी, अब एक काम करो, यहाँ पे आप सी की वैल्यू पुट करो, सी की वैल्यू क्या बेटा 2 है, तो 2 पुट करोगे तो क्या आएगा सर, यहाँ पे 4 आया। तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरा ए 4 आना चाहिए, बट बेटा इस ऑर्डर्ड पेयर में देखूं, अगर मैं ए और सी में देखूं तो मेरे पास क्या बेटा 16 आ रहा है। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4 जो है वो नॉट इक्वल टू 16 है, देयरफॉर हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो ए और सी है, ए और सी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बट क्या है, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी तो एग्जाम में आपको इसकी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आएगी, इसको कॉपी करो। बेटा अब देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक, इसमें क्या दे रहा है, इसमें कह रहा है भाई कोई सेट ए है, इसके 4 एलिमेंट हमें दे रखे हैं 1 2 3 4, सेट बी है, इसके हमें ये एलिमेंट गिवन है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू, ये क्या है, हमें एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे दे रखे हैं। क्वेश्चन है पूछ रहा आर द फॉलोइंग ट्रू, फर्स्ट और ये सेकंड, ये हमें यहाँ पे इसने क्वेश्चन 2 पूछे हैं। ठीक, ये कह रहा है एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, क्या ऐसा है, क्या ये जो हमें दे रखे हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या ये रिलेशन है। ठीक, और सेकंड में पूछ रहा है एफ इज अ फंक्शन, क्या एफ जो ये है फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, ये दोनों चीजें हमें बतानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशन की। बेटा रिलेशन में मैंने आपको क्या बताया था, रिलेशन में मैंने आपको बताया था कि भाई ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है, अगर ए टू बी रिलेशन है, अगर ए टू बी रिलेशन है तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करने चाहिए और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग करने चाहिए। ठीक, ये मैंने आपको समझाया था। हाँ सर ये समझाया था। ठीक, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, एक वर्किंग नोट में इस तरीके से आपको एग्जाम में भी बना लेना है। ठीक, वर्किंग नोट बना लेना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ इसके एलिमेंट लिख लो 1 2 3 एंड 4। तो मुझे क्या चेक करना है, 1 5 9 11 15 एंड 16। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई जो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट है क्या वो सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। 1 और 5 एक ये ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है। ठीक है, 1 और 5 बिल्कुल सही बना। ठीक, उसके बाद देखते हैं 2 और 9, 2 और 9। ठीक है जी, 2 सेट ए से बिलोंग कर रहा है, 9 जो है सेट बी से बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, उसके बाद 3 और 1। ठीक है जी, 3 और 1 भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। 4 और 5, 4 और 5 भी हमारे पास यहाँ पे आ गया। ठीक, लास्ट दे रखा है 2 और 11। ठीक, 2 और 11। ठीक है जी, हमने यहाँ पे चेक कर लिया ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या बेटा सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं और जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक, तो सॉल्यूशन में क्या लिख सकते हैं हम, सॉल्यूशन में लिख सकते हैं यस इट इज अ रिलेशन, it is a relation from set A to set B, from set A to बेटा set B। क्यों, रीजन क्या लिखोगे, because first element of ordered pair, because every first element, यहाँ पे लिखो because every first element of ordered pair क्या होगा, belongs to set A and second element belongs to set B। ठीक है, ये इसका हमारे यहाँ पे इस तरीके से हमें लिखना है। ठीक, अच्छा अब हम फंक्शन देखते हैं। फंक्शन में मैंने आपको क्या समझाया था कि भाई किसी भी 2 ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए, लेकिन इस केस में अगर आप देखो 2 है। ठीक है ना, 2 अगर आप ऑर्डर्ड पेयर बनाओ, हमारे पास क्या बन गया, 2 और 9 एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया। ठीक है, और 2 और 11 मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं।
तो ये दो ऑर्डर्ड पेयर हैं जिनके फर्स्ट एलिमेंट क्या हुआ बेटा, सेम हो गए, तो फंक्शन की कंडीशन को तो उसने क्वालिफाई नहीं किया, तो ये फंक्शन तो नहीं हुआ। ठीक, तो सेकंड पार्ट बेटा इसका लिखना हो तो सेकंड पार्ट में क्या लिखूंगा, ठीक है ना, नो इट इज, यहां पे लिखो इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। क्या लिखोगे, क्यों, बिकॉज टू ऑर्डर्ड पेयर, दो ऑर्डर्ड पेयर के, बिकॉज टू ऑर्डर्ड पेयर्स have the same first element। ठीक, ये आपको यहाँ पे इसका लॉजिक लिखना है। इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे आप लिख भी देना, दैट इज पेयर भी लिख देना। पेयर कौन कौन से हैं आपके, 2 और 9, ठीक, एंड 2 और यहाँ पे 11। ठीक, इस तरीके से आपको एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखना है, बहुत इजी है ये। ठीक, कॉपी करो इसे। अब बेटा करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं 11th क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है लेट एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू, ये क्या है आपको बेटा ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं, ए बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे जेड दे रखा है। ठीक, इज एफ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये आपको बताना है भैया जो ये एफ है क्या वो फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे करना है। एक चीज आपको मैंने समझाई हुई है कि बेटा जो ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है सर, डोमेन होता है। ठीक है बेटा, अब तो आपको रट गया होगा। और जो सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम बोलते हैं रेंज। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए, अपने आंसर को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, वैल्यू सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। a इज इक्वल टू यहाँ पे -1 मैंने लेट किया और b इज इक्वल टू -1 मैंने लेट किया। ठीक, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज लेट कर सकते हो। ठीक, और a इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे 1 ले लिया और b इज इक्वल टू 1 ले लिया। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसे क्यों लेट किया। ठीक, अब हमें क्या दे रखा है, अब मैं चेक कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे डोमेन की अगर मैं बात करूँ तो बेटा क्या है, a और b है। ठीक, ये डोमेन है मेरे पास। और मैं बात करूँ यहाँ पे रेंज की, तो बेटा रेंज क्या है यहाँ पे पास, a प्लस b मेरे पास क्या है यहाँ पे रेंज गिवन है। ठीक, सबसे पहले बात करते हैं -1 और -1 की। ठीक, यहाँ पे क्या है मेरे पास दे रखा है -1, a और b को मल्टीप्लाई करना -1, क्या आया बेटा 1 आया। इसको यहाँ पे प्लस करना है तो क्या करेंगे बेटा -1 इज इक्वल टू आ गया -2। ठीक, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ 1 × 1 क्या आ गया बेटा 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ तो 1 + 1 आ गया। ओहो सर, मतलब आप ये बताना चाहते हो कि एक आपने रखा और आपको दो वैल्यू मिल गई। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम देखें बेटा, यहाँ पे क्या है हमारे पास जो 1 है, हमने 1 जब रखा तो बेटा एक मिला हमें यहाँ पे -2 और एक मिला हमें यहाँ पे 2। आपको मैंने क्या समझाया था, फंक्शन क्या होता है। अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं बेटा, एक काम करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा फंक्शन है कि नहीं। ऑर्डर्ड पेयर्स में क्या आ गया बेटा 1 और -2 आ गया। ठीक है ना, 1 और 2 आ गया। तो क्या हुआ, मैंने आपको समझाया था किसी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के अगर फर्स्ट एलिमेंट सेम है तो क्या बेटा वो फंक्शन नहीं है। दूसरे तरीके से देखें तो सिंगल इनपुट पे दो आउटपुट हमें मिलने नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें मिल रहे हैं, तो क्या हुआ ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा गिवन रिलेशन। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन रिलेशन। ठीक, is not a function। रीजन क्या बेटा, because two ordered pairs क्या लिख सकते हो, have the same first element, ठीक है बेटा फर्स्ट एलिमेंट। क्लियर हुआ, हाँ जी सर एकदम क्लियर हुआ। ठीक है बेटा, कॉपी करो ये। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बेटा देखते हैं इस एक्सरसाइज का, मिसलिनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल है, बस समझना पड़ेगा आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ये कह रहा है भाई कोई हमारा सेट ए है, इसके एलिमेंट है 9 10 11 12 13, ये एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक,
और f क्या है, f एक रिलेशन है, a टू n का हमें एक रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, a से n का ये हमें क्या है, एक रिलेशन यहाँ पे हमें गिवन है, ठीक है। बी डिफाइंड बाय एफ एन इज इक्वल टू द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, फाइंड द रेंज ऑफ f। सर समझ में नहीं आया ये क्या बोला, अब बड़े ध्यान से बात समझना। अगर ये इस तरीके से fn जो है वो बोल रखा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n होना चाहिए, सबसे पहले बात करते हैं बेटा n क्या है। अगर ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन जो है वो a से n का है, इसका मतलब ये हुआ जो स्मॉल वाला n है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करेगा, ये डोमेन होता है, ठीक है सर डोमेन होता है। और डोमेन बेटा किससे बिलोंग करता है, ये a वाले सेट को ही बिलोंग करता है। ये तो हमने पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो डोमेन होता है। हाँ जी सर, तो ये कहना चाहता है कि अगर मैं f में कोई एलिमेंट a के रखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे 9 रखा, ठीक, तो मेरे पास रेंज क्या आएगी, क्या इसका सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। कह रहा रेंज क्या आएगी, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, मतलब 9 को डिवाइड करने वाला हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। पहले बात करते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि दूसरे नंबर को कंप्लीटली क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। पहली बात तो ये आ रही है। दूसरी बात हो रही है हाईएस्ट प्राइम। अब प्राइम नंबर्स, ठीक है, यहां पे बात हो रही है अब कि ऐसा नंबर जो 9 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है और वो क्या होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए, ठीक। और अगर प्राइम नंबर 1 से ज्यादा हैं जो 9 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उस केस में आप हाईएस्ट प्राइम नंबर लोगे, ठीक। ठीक है जी, क्वेश्चन तो हमें समझ में आ गया। तो सबसे पहले आपको इस केस में बेटा क्या करना है, सबसे पहले हम काम करते हैं इन सब के हाईएस्ट प्राइम फैक्टर देख लेते हैं, ठीक। हाईएस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ। अब यहाँ पे देखता हूँ बेटा 9 की बात हो रही है सबसे पहले, तो 9 का क्या होगा, 9 को डिवाइड करने वाला कौन कौन से हैं भैया, प्राइम नंबर 3 है, सिर्फ और सिर्फ बेटा 3 ही है, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे 10 की। 10 की में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 10 को डिवाइड करने वाले कौन से बेटा, 2 भी करता है, ठीक है ना। अगर यहाँ पे लिखो 2 भी करता है और 5 भी करता है। लेकिन हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं बेटा हम यहाँ पे हाईएस्ट की, ठीक है। तो हाईएस्ट क्या हुआ, यहाँ पे मेरा 5 हुआ, ठीक। और यहाँ पे अगर हम बात करें 11 की, तो बेटा 11 के केस में क्या होगा, 11 ही होगा। और 12 के केस में होगा बेटा, 12 के केस में क्या होगा, 12 के केस में 2 भी प्राइम नंबर है जो कि 12 को डिवाइड करता है और 3 भी, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हाईएस्ट वाला, वो बेटा क्या हुआ, 3 हुआ। हाँ जी सर, वो 3 हुआ हमारा, ठीक। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे 13 की, ठीक। 13 का बताओ बेटा, 13 का क्या होगा। 13 की बात करें तो सिर्फ हमारे पास 13 ही है। तो हाईएस्ट बेटा कौन कौन से आ गए इस केस में, यहाँ पे 3 आ गया, 5 आ गया, 11 आ गया और यहाँ पे 13 आ गया, ठीक। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेंज ऑफ एफ निकालो, ठीक। सबसे पहले आप एक काम कर लो, वैसे तो रेंज अगर मैं आपको डायरेक्टली लिखवाऊं, ऑर्डर्ड पेयर ही आप पहले लिख लो बेटा। ऑर्डर्ड पेयर आपके पास क्या आ गए, ऑर्डर्ड पेयर आपके पास आ गए यहाँ पे 9, ठीक, 9 5, ठीक। यहाँ पे 10 जब आपने रखा तो आपके पास आया 5, 11 रखा तो आपके पास 11 ही आएगा, ठीक है। 12 रखा तो आपके पास 3 आएगा, 13 रखा तो बेटा क्या आएगा आपके पास, 13 ही आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बोलूं भैया रेंज क्या है, तो रेंज क्या लिखोगे इस केस में, रेंज ऑफ एफ। रेंज ऑफ एफ हमें क्या पता है, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट उठा लो, वो क्या हो जाती है हमारी, रेंज हो जाती है। तो कौन कौन से आगे बेटा, 3, 5, 11, ठीक है। 3 तो पहले आ गया, ठीक है ना, एक ही बार लिखेंगे। और यहाँ पे आ गया 30, ठीक है बेटा। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन 12th क्वेश्चन का। तो यहाँ पे आपकी मिसलिनियस एक्सरसाइज भी हमने कवर करी, ठीक। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम सबसे मस्त अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक।